नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौर्यकालीन प्रशासन और मौर्यकालीन संस्कृति के विभिन्न अंग। तो चलिए, यह टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो भी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें मौर्य प्रशासन के जो शासनकाल में जो विभिन्न पद थे और विभिन्न प्रमुख समितियां, यहाँ तक कि यहाँ सेना के विभिन्न भाग, सभी को एक महत्वपूर्ण दृष्टि से पढ़ेंगे और आपको एक व्यवहारिक तौर पर याद हो जाएगा लंबे समय तक। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले प्लीज़, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो हम और अच्छी तरह से बना सके और आपकी एक अभिप्रेरणा हमें मिलती रहे। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम इस प्रकार अन्य वीडियो भी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्ययुगीन कला एवं संस्कृति। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें और आप सिर्फ इसको अंत तक देखें, क्योंकि एक बार अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आप कभी भूल नहीं पाओगे। कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारे के सारा कंटेंट आ जाएगा मौर्यकालीन के प्रशासन के बारे में। इससे पहले हम और भी वीडियो जारी करेंगे, जो कि मौर्य काल के अलग अलग वीडियो जारी करेंगे, जिस प्रकार की बिंदुसार है और उससे पहले के प्रशासन के बारे में, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मौर्ययुगीन कला एवं संस्कृति। देखिए, मौर्ययुगीन संस्कृति, हम सबसे पहले इस संस्कृति में पढ़ेंगे शासनकाल। मौर्यकालीन शासन का प्रबंध किस प्रकार रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। देखिए, विभिन्न प्रकार के पद जो थे वह मौर्यकालीन में हुआ करते थे, जैसे सम्राट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता था और सबसे केंद्र सारी की सारी केंद्रीकृत अवस्था और स्थितियां, और यहाँ तक कि सारे के सारे डिसीजन, निर्णय सम्राट के द्वारा लिए जाते थे और यह सम्राट पे मुख्य पद होता था, केंद्रीकृत अवस्था होती थी यह, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक, बिंदुसार, जो विभिन्न प्रकार के इस पद को सुव्यवस्थित करने वाले राजा महाराजा हुए हैं। उसके बाद अमात्य जो पद आता है वह मंत्री या मंत्री परिषद भी कहलाता है। अमात्य या मंत्री तथा मंत्री परिषद होता है। उसके बाद में केंद्रीय अधिकारी आते हैं। प्रांतीय शासन होता है। उसके बाद में प्रांतीय शासन जो विभिन्न मंडलों, जिला तथा प्रशासनों में विभक्त होता है। उसके बाद में सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन की रहती है, जो कि सबसे मंडल जिला प्रशासन के बाद सबसे नीचे श्रेणी पर आती है। क्या न्याय व्यवस्था रहती है। मौर्यकालीन में न्याय व्यवस्था होती है, गुप्तचर विभाग होते हैं और भूमि एवं राजस्व किस प्रकार रहता है, इसमें सेना का प्रबंध किस प्रकार होता है और लोकोकारिता के कार्य, यानी कि जो जन कल्याण हित में किए गए कार्य। तो ये प्रमुख रूप से सभी के सभी जो है वह बात मौर्यकालीन संस्कृति के विभिन्न अंग रहे हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। और देखिए, अशोक के प्रशासनिक सुधार क्या रहे हैं, जैसे कि सम्राट तथा मंत्री परिषद में क्या उसने प्रशासनिक सुधार किए कि प्राचीन शासन में किस प्रकार सुधार किए हैं, प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कौन कौन होते थे और न्यायिक व्यवस्था क्या थी। तो ये प्रमुख रूप से जो है विभिन्न तथ्य हैं। सामाजिक दशा तथा स्थिति एवं महिलाओं की स्थिति क्या रही है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी, भाषा एवं साहित्य किस प्रकार था, कला एवं स्थापत्य और दरबारी अथवा राजसी कला क्या थी। तो ये सभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके नोट, आप नोट डाउन कर सकते हैं, सभी नोट्स महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक केंद्रीकरण का दर्शन किए गए थे, यानी कि कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय जो अर्थव्यवस्था, कह सकते हैं कि भारत की राजनीतिक अवस्था में सबसे पहले केंद्रीकरण प्रशासन किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। तथा चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा का व्यवहारिक रूप भी इसी के समय प्रदान किया गया था। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था देखिए किस प्रकार थी, तो इस ईरानी एवं गुप्त यूनानी मॉडल पर आधारित थी। यानी कि उस समय हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था
और उसके बाद में जो सेल्यूकस निकोटर इसके अधीन हो गया था। तो जो सेल्यूकस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न प्रांत सौंप दिए थे, तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से भारतीय ईरानी की मॉडल पर इन्होंने प्रशासन चलाया। जैसे कि उस ईरानी के आधार पर हम देखते हैं कि इसके प्रमुख तथ्य मैग्नीथियस की इंडिका बुक से हमें इस तथ्यों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। अब शासन व्यवस्था के जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते कि चंद्रगुप्त के समय जो शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इस प्रकार के जो तथ्य हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिलते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कह सकते हैं कि चाणक्य जो थे उन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखा जो कि कौटिल्य का अर्थव्यवस्था जाना जाता है। उसी के आधार पर हम इस प्रकार के जो चंद्रगुप्त की जो शासन व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। और मैग्नीथ की इंडिका प्रमुख रूप से मैग्नीथ जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के समय आया था। और यहाँ पर जो भी उसने तत्कालीन भारतीय की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा का चित्रण किया, वर्णन किया और अपने बुक इंडिका में लिखा। और एक और जो रुद्रदमन का गिरनाक अभिलेख जो कि पश्चिमी भारत में स्थित है, उससे भी कुछ फैक्ट या कुछ तथ्यों की जानकारी मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जुड़ी हुई थी। तो ये प्रमुख आधार है जिनसे हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मैग्नीथ की इंडिका बुक से और रुद्रदमन का गिरनाक शिलालेख अभिलेख से हमें मौर्यकालीन शासन की जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी, तो ईरानी तथा यूनानी मॉडल पर आधारित थी। यानी कि ईरानी और मॉडल पर इन्होंने अपना शासन चलाया। और सबसे पहले केंद्रीकृत अवस्था किसके शासन काल में देखी जाती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय केंद्रीकरण हुआ था। केंद्रीकरण व्यवस्था यानी कि केंद्र में रहकर सारे फैसले लिए जाते थे। एकमात्र राजा के लिए निर्देशन में जो फैसले लिए जाते हैं वह हम देख सकते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले सम्राट। देखिए, सम्राट कौन होता था। शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। सम्राट जो होता था सर्वेसर्वा होता था, सभी विभागों का प्रमुख होता था और सर्वोच्च पद पर आसीन होता था। सारे फैसले सम्राट के हित में सम्राट इसका अंतिम रूप से निर्णय करता था। और जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था वह राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक जो था वह यहाँ का फैसला लिए जाते थे। अब कौटिल्य के अनुसार देखते हैं कि क्या थे। कौटिल्य के अनुसार हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सर्वोच्च देखिए, यहाँ सैनिक विभाग, न्यायिक विभाग, वैधानिक विभाग और कार्यकारी विभाग। आज भी हम देखते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था में सैनिक विभाग, केंद्र में अगर देखते हैं तो न्याय व्यवस्था अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष अवस्था है, जबकि उस समय न्यायिक विभाग हुआ, सैनिक विभाग हुआ, वैधानिक विभाग हुआ, कार्यकारी विभाग हुआ। ये सभी जो 4 प्रमुख विभाग थे, राजा इसका प्रमुख हुआ करता था। सभी अधिकारी एवं शक्तियाँ राजा के अंदर निहित होती थी। इन चारों विभागों का राजा सर्वोच्च अधिकारी हुआ था। अंतिम निर्णय जो था वह सम्राट लेता था। और ऐसा कहा जाता है कि देवी जो राजा देव थे वह देवी उत्पत्ति में अविश्वास करते थे। जबकि इससे पहले जो भी राजा हुए, मगध से पहले, चंद्रगुप्त से पहले जो महानंद हुए, जो बिंबिसार हुए, ये सभी जो थे वह अपना देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। देवी उत्पत्ति से अभिप्राय है कि हम यानी कि उनको किसी देवी शक्ति के रूप में उनको जो है राज्य का प्रतिनिधित्व सौंपा है और स्वयं अपने आप को स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझते थे। तो ये सिर्फ देवताओं का प्रिय मात्र समझते थे। जबकि इससे पहले देवी उत्पत्ति में अविश्वास करते थे। सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। देखिए, सभी अधिकार तथा शक्तियाँ राजा में निहित होती थी और इसका प्रमुख सम्राट होता था। राजा प्रमुख रूप से सम्राट होता था। और हम देखते हैं कि यहाँ 4 विभागों का प्रमुख होता था। सैनिक विभाग, न्यायिक विभाग, वैधानिक विभाग, कार्यकारी विभाग। इनका सबका प्रमुख होता था सम्राट। ये तो रहा कौटिल्य के अनुसार। क्वेश्चन इसी प्रकार बैठता है कि सम्राट किन विभागों का प्रमुख होता था और देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था या नहीं करता था, या कथन अकथन के बारे में क्वेश्चन दे सकता है। तो इस प्रकार हमें
360 90 डिग्री एंगल से हमें हर फैक्ट पर याद रखना है कि क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है। तो मैग्नीथिस के अनुसार अब देखते, इससे पहले हमने कौटिल्य के अनुसार देखा, जबकि अब हम देखते हैं मैग्नीथ के अनुसार जो सम्राट क्या करता था और सम्राट का क्या स्वरूप होता था, सम्राट की कार्यशैली क्या होती थी, सम्राट किस प्रकार कार्य करता था। देखिए ये दिन में नहीं सोता था। मैग्नीथ के अनुसार जो सम्राट दिन में नहीं सोता था, जबकि सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरे दिन भर राज्यसभा में बैठना तथा प्रजा के प्रतिवेदनों को सुनना प्रमुख कार्य हुआ था। सम्राट सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरे दिन भर राज्यसभा में बैठा रहता था और अपने प्रतिवेदनों को सुनता था। राजा जनता के प्रतिवेदनों को सुनता था, यहाँ तक कि जब वह अपने निजी कार्यों के लिए भी, जब निजी कार्य में बिजी होता था उस समय भी राजदूतों की बात सुनता था। तो इस प्रकार जो था मैग्नीथ के अनुसार इन्होंने ये वर्णन किया है कि राजा बिल्कुल दिन में बिल्कुल फ्री नहीं हुआ था और सार्वजनिक सभा में बैठा हुआ प्रतिवेदनों को सुनता था, और यहाँ तक कि जब वो अपने निजी कार्यों में बिजी रहता था जैसे प्रकार की, उस समय भी राजदूतों की बात सुनता था। तो सम्राट जो था वह, सम्राट की जो राजधानी थी वह महल में होती थी और उस महल को हम राजा प्रसाद में निवास करता था। ये कह सकते हैं कि राजप्रसाद जो है वह महलों का नाम हुआ करता था जिसमें वह निवास करता था, और व्यक्तिगत सुरक्षा का भी ध्यान इसमें रखा जाता था। इस प्रकार जो कौटिल्य की व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि कौटिल्य के अनुसार देखें तो राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। राज्य के सप्तांगों में सम्राट स्वामी का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि जो राज्य के प्रमुख अंग सप्तांग, यानी कि राज्य के प्रमुख अंग थे सप्तांग। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसमें से और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखिए कि सप्तांग में कौन कौन आते हैं। सप्तांग यानी राज्य के प्रमुख अंग। देखिए स्वामी आता था, स्वामी इसमें आता था, स्वामी यानी कि सम्राट। उसके बाद में अमात्य होता था जो कि स्वामी के जो नीचे पद हुआ था अमात्य, जो कि सभी प्रशासनिक पदों पर विभिन्न प्रकार की भर्ती करना और महत्वपूर्ण निर्णय लेना अमात्य के कार्य होता था। अमात्य प्रधानमंत्री होता था। सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक के समय अमात्य देखते हैं हम तो चाणक्य इस पद पर आसीन थे। जनपद जो था अंग था, तीसरा जनपद अंग था, जैसे कि राज्य वगैरह है। प्रांत राज्य को जनपद कहते थे। दुर्ग महत्वपूर्ण भी इस सप्तांग अंग का अंग था। और कोष, कितनी मात्रा में राज्य का कोष पड़ा है। बल या सैनिक कह सकते हैं, सैनिक। तो और मित्र, तो ये 7 प्रमुख अंग राज्य के अंग सप्तांग अंग थे जिनको कि सप्तांग अंग कहते थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कौन से निम्न में से कौन सा सप्तांग का अंग नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, 3 ऑप्शन दे सकते हैं और चौथा अन्य ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको जज करना है कि कौन सा ऑप्शन सप्तांग अंग का हिस्सा नहीं है। तो मित्र हो गया, स्वामी हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, बल या सैन्य, ये प्रमुख रूप से राज्य के अंग होते थे और इनको सप्तांग कहते थे। अमात्य मंत्री या मंत्री परिषद, अब हम पढ़ते हैं अमात्य मंत्री या मंत्री परिषद। सम्राट अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता प्राप्त करता था। यानी कि सम्राट स्वयं तो सारे कार्य नहीं कर सकता था, तो अपने कार्यों में जो है सहायता के लिए वह अमात्यों या मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता था या इनकी सहायता प्रदान करता था। देखिए अब हम चलते हैं अमात्य या सचिव। प्रमुख पद होता था अमात्य या सचिव। यह एक प्रमुख संज्ञा थी जिससे राज्य के अन्य सभी पदाधिकारियों का बोध होता था। यानी कि यह महत्वपूर्ण पद होता था जिस पर प्रधानमंत्री, जैसे कि उस समय अमात्य, आपने पढ़ा होगा कि अमात्य जो है चाणक्य इस पद पर आसीन थे। अमात्य या मंत्री को जो है यूनानी लेखक के अनुसार इनको सभासद या निधारक कहा जाता है। सभासद या निधारक कौन होते थे? यूनानी लेखकों के अनुसार अमात्य या सचिव सभापद या निधारक होते थे। अमात्य के द्वारा प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों का चयन इन्हीं के परामर्श के आधार पर होता था। यानी कि अमात्य के द्वारा प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन जो था वह अमात्य के आधार पर होता था। राजा होता था वह अमात्यों में से ही मंत्री नियुक्त करता था। अमात्य जो था वह सभी प्रकार के आकर्षण से परे होता था। यानी कि इसकी जो छवि थी वह निष्पक्ष भाव की हुआ करती थी। जो अब देखिए यहाँ पर मंत्री नियुक्त कर रहे हैं, किसमें से? अमात्यों में से। मंत्री जो था वह एक छोटी उप समिति का सदस्य होते थे जो कि मंत्रिण कहलाता था। मंत्री जो था वह मंत्रिण कहलाता था जो कि छोटी उप समिति का सदस्य हुआ करते थे। मंत्रिण
देखिए मंत्रिण छोटी उप समिति के सदस्य हुआ करते थे, जो कि इसमें कुल या 4-5 सदस्य होते थे। मंत्रिण में 4 या 5 सदस्य होते थे और अमात्यों में से मंत्री को सिलेक्ट किया जाता था और राजा के द्वारा किया जाता था और इनको सबसे उच्च वेतन दिया जाता था 48,000 पण। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक वेतन मंत्रिण को दिया जाता था 48,000 पण, या 1 पण बराबर 3/4 चांदी का सिक्का। या तो इनको नगद वेतन 48,000 पण दिया जाता था या फिर 1 पण बराबर 3/4 चांदी का सिक्का इनको दिया जाता था। इस पद पर अब कौन कौन आसीन हुआ करते थे? या तो युवराज या सम्राट का पुत्र हुआ इस पद पर आसीन हुआ करता था, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर सेनापति, या सन्निधाता। सन्निधाता से अभिप्राय है कि कोषाध्यक्ष या वित्त मंत्री। सन्निधाता से अभिप्राय है कोषाध्यक्ष या वित्त मंत्री। तो ये प्रमुख रूप से इस पद पर आसीन हुआ करते थे युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति या सन्निधाता। मंत्रिण के अतिरिक्त एक अन्य मंत्री परिषद भी होती थी जिसकी संख्या बड़ी होती थी। अब हम सबसे पहले हमने अमात्य पढ़ा, उसके बाद में मंत्रिण पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद। इसकी संख्या बड़ी हुआ करती थी, जबकि इसकी संख्या इसमें 3 या 4 सदस्य होते थे। इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस प्रकार मंत्रिण में कितने सदस्य हुआ करते थे। सत्य असत्य कथन बन सकता है, विभिन्न प्रकार के 4 ऑप्शन दे सकते हैं आपको। इनको वेतन कितना दिया जाता था, पण 48,000 पण या 3/4 चांदी का सिक्का। तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और एक बार वीडियो को रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपको लंबे समय तक इस वीडियो को याद रहे और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस पे आप एक बार फोकस करेंगे तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। अब मंत्री परिषद देखिए, यहाँ 12,000 पण मंत्री परिषद को मिलता था, 48,000 पण हमको मंत्रिण में दिया जाता था मौर्य शासन में, जबकि 12,000 जो वेतन इनको 12,000 पण इनको मंत्री परिषद में दिया जाता था। आवश्यक कार्यों के विषय में निर्णय लेने की बैठक बुलाई जाती थी, यानी कि जब सम्राट को लगता था कि कोई भी आवश्यक विषय में कोई बैठक करनी है तो उस समय वह मंत्री परिषद की बैठक बुलाता था। अब इसके क्या कार्य थे? देखिए, किसी कार्य को शुरू करना, जैसे किसी कार्य को राज्य में किसी कार्य को शुरू करना, रुके हुए कार्य को शुरू करना, या जो भी किसी कार्य में सुधार करना, या राजकीय आदेशों की कठोरता से पालन करना, इस मंत्री परिषद का कार्य हुआ करता था। यानी कि राजा अपनी बैठक बुलाता था और जो फैसले लिए जाते थे उस पर यह मंत्री परिषद के का कार्य था कि कोई भी आदेश केंद्रित जो भी राजा ने आदेश दिया उसका कठोरता से पालन करवाना इस मंत्री परिषद का कार्य हुआ करता था। रुके हुए कार्य को राज्य में लागू करना या किसी अन्य कार्य की शुरुआत करना, ये प्रमुख रूप से मंत्री परिषद के कार्य हुआ करते थे। अब देखते हैं हम अगले पॉइंट चलते हैं, केंद्रीय अधिकारी यानी कि केंद्रीय तंत्र। जिस प्रकार वर्तमान में हमारे भारत सरकार में केंद्रीय जो सरकार होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पद हुआ करते थे, विभाग हुआ करते थे, जैसे वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो उसी प्रकार उसमें हमने पहले भी पढ़ लिया कि यह केंद्रीकृत अवस्था थी जो कि सबसे पहले मौर्य काल में शासन में शुरू हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शुरू हुई थी। अब देखिए, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के अनुसार केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। यानी कि देखिए, विभाग मौर्य काल के विभाग क्या कहलाते थे? तीर्थ। और प्रमुख 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थों के प्रधानों का उल्लेख मिलता है जिनको वेतन 48,000 पण दिया जाता था। यानी कि प्रमुख रूप से हमें देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें पढ़ना है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने अमात्य पढ़ा, उसके बाद में मंत्रिण पढ़ा, उसके बाद में मंत्री परिषद पढ़ा जिनको 12,000 सैलरी दी जाती थी। इससे पहले मंत्रिण को 48,000 पण दिया जाता था। तो ये इन जो केंद्र में जो बैठे हुए थे विभाग कौन कौन से थे? तो एक तो मंत्री तथा पुरोहित प्रमुख 18 तीर्थ पढ़ेंगे हम, 18 प्रमुख तीर्थ पढ़ेंगे जिसमें मंत्री तथा पुरोहित प्रमुख पद हुआ करता था या विभाग हुआ करता था। या जैसे इसमें पुरोहित प्रधानमंत्री तथा धर्माधिकारी होते थे जिनको 48,000 पण दिया जाता था, 48,000 पण दिया जाता था। अब देखिए, चंद्रगुप्त के समय दोनों विभाग कौटिल्य के पास थे। 18 तीर्थ पढ़ रहे हैं अपन, ये केंद्रीय भाग हम पढ़ रहे हैं। केंद्रीय भाग कहाँ है? केंद्र में। प्रमुख कौन है? सम्राट चंद्रगुप्त है। और 18 तीर्थ यानी कि विभाग। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पहला जो विभाग है जैसे मंत्री तथा पुरोहित। मंत्री तथा पुरोहित
यह तीर्थ है। 18 तीर्थ हम पढ़ेंगे जो कि केंद्र में है, यानी कि कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार वर्तमान में भारत सरकार में विभिन्न विभाग है हुआ करते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, पर्यावरण विभाग और अन्य जो भी मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय, इस प्रकार विभिन्न विभाग है, उसी प्रकार सम्राट मौर्य के शासनकाल में भी जो 18 प्रमुख विभाग थे जिनको तीर्थ कहते थे। तो पहला तीर्थ हमने पढ़ा मंत्री तथा पुरोहित विभाग, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री या धर्माधिकारी होते थे, जो कि इस पद पर प्रमुख थे तो चाणक्य इस पद पर सुभूषित थे उस समय। अगले हम पढ़ते हैं समाहर्ता। देखिए मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से ही बनेगा, इसलिए आप याद रखें 18 तीर्थों के नाम। यह समाहर्ता कौन होता था? समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, यानी कि शासन उस समय जो राजस्व इकट्ठा होता था उसका प्रधान प्रमुख होता था समाहर्ता। अब है सन्निधाता राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख होता था। देखिए ये तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, राजस्व इकट्ठा करना, और उसके बाद में जो इस राज्य का जो खजाना जब केंद्र में लाया जाता था तो उसका जो प्रमुख होता था सन्निधाता कहलाता था, जो कि राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख होता था। यानी कि यह तो एक जो धन कोष इकट्ठे करने का कार्य समाहर्ता करता था, जबकि उसके बाद में जो धन इकट्ठा करके जब खजाने में लाया जाता था तो उसका जो प्रमुख जो होता था वह सन्निधाता होता था। इसका प्रमुख अधिकारी सन्निधाता होता था, और यह विभाग होता था समाहर्ता जो था वह प्रमुख राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, जबकि सन्निधाता जो है राजकीय कोषाधिकार का प्रमुख होता था। सेनापति विभाग का प्रमुख सेनापति होता था, जो कि युद्ध विभाग का प्रमुख मंत्री होता था। युद्ध लड़ना हो उस समय सेना का जो प्रमुख दायित्व जो सेनापति निभाता था। युवराज राजा के उत्तराधिकारी, जो राजा के प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था। जब राजा कहीं बाहर जाता था या फिर आखेट या कई मनोरंजन में करते थे उस समय जो इसका प्रमुख दायित्व की जिम्मेदारी राजा के पुत्र युवराज पर होती थी। प्रदेष्टा फौजदारी या आपराधिक न्यायालयों का प्रधान न्यायाधीश होता था। प्रदेष्टा फौजदारी या आपराधिक न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था प्रदेष्टा। अब होते नायक। 7वां तीर्थ नायक। सेना का संचालन युद्ध में जो किया जाता था उसके द्वारा नायक के द्वारा किया जाता। सेना का प्रमुख सेनापति होता है, जबकि नायक जो होता था सेना का संचालन युद्ध में जो सेना का संचालन करना होता था उस समय जो संचालन जिसके द्वारा किया जाता था वह नायक कहलाता था। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, जो कि कर्मांतिक कहलाता था। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधे का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और जो भी संपत्ति विवादों की जो भी संपत्ति विवाद होते थे वह व्यवहारिक अधिकारी निपटाता था। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था मंत्री परिषदाध्यक्ष कहलाता था। यहाँ मंत्री परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषदाध्यक्ष कहलाता था। जो भी मंत्री परिषद का मुखिया जो कहलाता था वह मंत्री परिषदाध्यक्ष कहलाता था। और व्यवहारिक पढ़ चुके हैं कि दीवानी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था, जो कि संपत्ति से लेकर वाद विवाद हुआ लड़ाई झगड़ों का तो फौजदारी में हुआ करता था, जबकि दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। अब दंडपालक कौन होता था? सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान। दंडपालक सेना की जो सामग्री है उसको जुटाने वाला प्रधान जो था वह दंडपालक कहलाता था। अंतपाल की भूमिका सीमा दुर्गों का रक्षक। यह प्रमुख रूप से सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अंतपाल जो केंद्र की जो सीमा जहाँ तक अंत होता था उस सीमा में दुर्ग बनाया जाता है उसका रक्षक अंतपाल कहलाता था। दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों का जो प्रबंधन होता था उसके हाथ में होता था, दुर्गपाल के हाथ में होता था। देखिए देश के अंदर जो भीतर यानी कि अगर सीमा के भीतर कोई दुर्ग है तो उसका प्रबंध दुर्गपाल द्वारा किया जा रहा है, जबकि सीमा के अंत पर यानी कि जो सीमावर्ती रक्षक पर है वह अंतपाल जो था उसका रक्षक हुआ करता था। नागरक 14 है नागरक। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था। जो नगर का प्रमुख अधिकारी कहलाता नागरिक कहलाता। जैसे पाटलिपुत्र नगर है उसका प्रमुख अधिकारी जो था वह नागरिक कहलाता था। इसी प्रकार अन्य जो भी मौर्य शासन में जो अलग अलग प्रांतों में या विभिन्न प्रकार के जो नगर थे उसका प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था।
प्रशासता, अगला तीर्थ प्रशासता। प्रशासता क्या था? राज्य की कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। प्रशासता जो राज्य की कागजातों को सुरक्षित रखना तथा विभिन्न आज्ञाओं का पालन लिपिबद्ध करना, ये प्रमुख प्रशासता का कार्य होता था। प्रशासता, ठीक है। तो राज्य के कागजों को सुरक्षित करना, क्योंकि जो रिकॉर्ड रखते थे उनको सुरक्षित रखने का कार्य जो था वह प्रशासता के माध्यम से किया जाता था। देवारिक, अगला है देवारिक। देवारिक, राज्य महिलाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी। अब महल होंगे तो महिलाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी भी होता था, तो उसमें देवारिक जो था वह प्रमुख महिलाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी दोवारिक कहलाता था। दोवारिक, महिलाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी। अंतर्वर्षिक, अंतर्वर्षिक कौन होता था? तो सम्राट के अंगरक्षक जो होते थे, उसकी जो सेना होती थी उसका प्रधान जो होता था वह अंतर्वर्षक कहलाता था। अंतर्वर्षिक जो था वह सम्राट के अंगरक्षक का सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। आठविक, अगला है आठविक। जो वन होते थे उसका प्रमुख अधिकारी आठविक कहलाता था। आठविक जो था वह वन विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाता। ठीक। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अनेक अन्य पदाधिकारी का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में मिलता है, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। यूनानी इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते थे। देखिए, जो हमने 18 जो प्रमुख रूप से अधिकारी पढ़े वह विभिन्न प्रकारों के प्रमुख हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त और भी पदाधिकारी होते थे जिसको यूनानी अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते थे। मौर्य काल में प्रमुख अध्यक्ष होते थे जिनको 1000 पर्ण दिया करते थे, जैसे पणाध्यक्ष। अब हम पढ़ रहे अन्य अध्यक्ष कौन होते थे कि अन्य अध्यक्ष पण्याध्यक्ष, जो कि वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। इनको 1000 पर्ण वेतन दिया जाता था। सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग का प्रमुख जो अध्यक्ष होता था वह सीता अध्यक्ष होता था। पोतवा अध्यक्ष, मापतोल का अधिकारी जो होता था वह पोतवा अध्यक्ष कहलाता। रक्षिन, पुलिस अधिकारी होता था। छोटे लेवल पर जो होता था पुलिस आग्राध्यक्ष, आग्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, जो खाने होते थे उसका अध्यक्ष आग्राध्यक्ष कहलाता था। तो इस प्रकार जो है वह हमने प्रमुख अध्यक्ष पढ़े हैं कि अन्य अध्यक्ष। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन, देखिए प्रांतीय शासन यानी कि मौर्य में, अब हम इससे पहले हम केंद्रीय शासन पढ़ चुके हैं कि केंद्रीय शासन में क्या व्यवस्था थी। अब हम नीचे आते हैं प्रांतीय शासन में। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक के शिलालेखों से हमें कुछ प्रांतों के नाम भी ज्ञात होते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि शिलालेख, जो भारत में शिलालेखों का पिता कह सकते हैं हम अशोक को, सम्राट अशोक को। तो इन्हीं अभिलेखों से, शिलालेखों से हमें प्रांतीय शासन की अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है कि जो सम्राट अशोक के टाइम पे विभिन्न जो प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों की राजधानी अलग अलग क्या थी और किस प्रकार की व्यवस्था होती थी। तो प्रमुख रूप से जो प्रांत थे वो 4 प्रमुख प्रांत थे, जैसे उदीच या उत्तरापंत कह सकते हैं, जो कि पश्चिमोत्तर प्रदेश में शामिल था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, जो कि तक्षशिला इसकी राजधानी थी। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित जो था वह मौर्य सम्राट का प्रमुख रूप से जो था वह एक प्रांत था। जैसे कि यह भारत है, यह भारत के फैले हुए यहाँ तक जो पाकिस्तान वर्तमान है, ये पूरा का पूरा जो था वह मौर्य काल का प्रथम प्रांत, जिसे कि उदीच या उत्तरापंत कहते थे, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला थी, राजधानी तक्षशिला थी। अगला है अवंतीरहट, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। देखिए, उदीप्त या उत्तरापंत कह सकते हैं अपन, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी, और दक्षिणापंत की राजधानी सुवर्णगिरी थी, और पाच या प्राची जिसकी पूर्वी भारत या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो ये प्रमुख रूप से प्रमुख प्रांत थे मौर्य के अशोक के टाइम पे, जो अब इनकी जानकारी अभिलेखों में मिलती है। उदीप्त, उत्तरापंत, अवंतीहट या कलिंग, दक्षिणापंत और प्राच्य या पूर्वी भारत। देखिए, क्वेश्चन में यही पूछेगा आपसे कि उत्तरापंत की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापंत की राजधानी सुवर्णगिरी, और पाँच या प्राची की राजधानी पूर्वी भारत या पाटलिपुत्र। या कह सकते हैं कि निम्न प्रांत दे देंगे आपको कि मिलान कीजिए कौन से प्रांत मौर्य काल में थे, कौन से नहीं थे, या फिर इनकी राजधानी पूछ सकते हैं कौन से प्रांत थे, कौन से नहीं थे। तो इस प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रांत, जो कि अभिलेखों में इनकी जानकारी मिलती है। उपयुक्त प्रांतों के
राज्यपाल या राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। यानी कि कहने का अर्थ ये कि अब इनमें जो प्रांत थे उन प्रांतों में किसी को तो बिठाएगा ना, कि कौन शासन करेगा इनमें। तो प्रांत में जिनको बैठाया जाता उनको राज्यपाल कहते थे या भी युवराज कहा जाता था, जो कि राजकुल से ही होते थे और इनके संबंधित कुमार होते थे। यानी कुमार का अर्थ कि उनके पुत्र या उत्तराधिकारी होते थे। कभी कभी योग्य व्यक्ति को भी राज्यपाल पर बिठा दिया जाता था। यानी कि कहना करते हैं कि मौर्य काल में जो उनके सगे या संबंधित थी को ही इन प्रांतों में बिठाया जाता था, लेकिन कभी कभी जो योग्य व्यक्ति था उसको भी बिठाया जा सकता। इसका एक परिणाम मिलता है हमें, जैसे कि जो काठियावाड़ जो है गुजरात में, उसमें पुष्यभूत वैश्य को यहाँ का प्रमुख जो था गवर्नर था। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार देखते हैं कि राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक दिया जाता था। यानी कि जो प्रांत में जो बैठते थे वह राज्यपाल होते थे या गवर्नर होते थे, या प्रमुख जो थे वह कुमार होते थे, तो उनको 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। राज्यपाल अपने अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से शासन किया करते थे। अब यहाँ पर जो प्रांतों में जो भी बैठेंगे, जो अपने अमात्यों या अध्यक्षों की सहायता से शासन किया करते थे। अब हम पढ़ते हैं कि अगला नेक्स्ट कड़ी पढ़ते हैं हम, मंडल, जिला मंडल तथा नगर प्रशासन। मौर्य काल का जो जिला मंडल, जिला प्रशासन किस प्रकार था। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा केंद्र, अब उसके बाद में हमने पढ़ा प्रांत। अब हम जो प्रांत होते थे, प्रांत प्रमुख रूप से 4 प्रांत थे। हमने ऊपर पढ़ लिए कि 4 प्रांत थे, और इनमें प्रांतपति जो कहलाता था वह राज्यपाल होता था, जो कि विशेषतः राजा के संबंधी हुआ करते थे या फिर उनका पुत्र हुआ करता था। तो अब प्रांत भी देखिए मंडल में विभाजित थे। अब प्रांत जो थे ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रांत किस में विभाजित थे, तो मंडलों में। प्रांत मंडलों में विभाजित थे, और मंडलों का जो प्रधान अधिकारी कहलाता था प्रदेष्टा या प्रदेष्टा इसका प्रधान अधिकारी था। और अगर हम देखें तो अशोक के जो अभिलेख मिले उनमें अभिलेखों में इसको प्रादेशिक की संख्या भी दी गई है। जैसे कि वर्तमान में हम देखेंगे तो जिला प्रादेशिक अधिकारी, तो इस प्रकार प्रादेशिक अधिकारी, तो ये एक पोस्ट हुआ करती थी जो कि मंडल का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और आधुनिक कमिश्नर, जैसे कि अब हम देखते हैं कि वर्तमान में आधुनिक कमिश्नर या प्रादेशिक अधिकारी जो था उस समय प्रदेष्टा या प्रधान अधिकारी कहलाता था। मंडल का अधिकारी था, जो कि प्रांत मंडल में विभक्त थे और मंडल जिलों में विभाजित थे। देखिए प्रांत मंडल में विभक्त थे जबकि मंडल जिलों में विभाजित थे। वर्तमान में हम यूं कह सकते हैं कि प्रांत यानी कि राजस्थान राज्य हो गया, और मंडल यानी कि उदय जैसे संभाग हो गए, और संभाग फिर जिलों में विभाजित होते थे। इस प्रकार की कड़ी बैठती थी, और जिले फिर तहसीलों में थे। अब यहाँ जिलों को हम आहार या विषय भी कहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मौर्य काल में जिलों को क्या कहा जाता था, तो आहार या विषय की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अब जिले भी तो विभाजित होंगे, जिले स्थानीय में विभाजित थे, यानी कि 800 गांव जिलों को स्थानीय में विभाजित किया जाता, जिसमें 800 गांव आते थे। 800 गांव का समूह स्थानीय कहलाता था। जो वर्तमान में जैसे कि हमारी तहसील हो गई या ब्लॉक हो गया। अब 800 गांव भी वापस द्रोणमुख में विभाजित थे। 400 गांवों को डिवाइड किया गया था। पहला द्रोणमुख में 400 गांव आते थे, फिर दूसरा द्रोणमुख 400 गांव में 400 गांव आते थे। यानी कि कहने का अर्थ है कि सबसे पहले प्रांत को मंडल में विभाजित कर रखा, मंडल को वापस जिलों में विभाजित कर रखा, जिलों को आहार या विषय कहते थे, वापस जिलों को 800 गांव का एक स्थानीय कहलाता था। जैसे कि हमारा ब्लॉक है, मान लो कोई भी ब्लॉक है, उपखंड कार्यालय है, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि उपखंड कार्यालय। तो यह 800 विभागों में 800 गांव का एक प्रमुख स्थानीय कहलाता था। वापस उसको भी हमने पहला द्रोणमुख और दूसरा द्रोणमुख यानी कि स्थानीय को भी द्रोणमुख में बांटा गया, जिसमें 400 गांव और 400 गांव ये दोनों मिला के 800 गांव का एक संगठन हुआ करता था। वापस जो था 400 गांव को इन्होंने एक खावटिक में विभाजित किया था, और एक खावटिक में 200 गांव आते थे। दूसरा एक खावटिक में 200 गांव का दूसरा खावटिक कहलाता था। एक गांव का खावटिक 200 गांव का संगठन होता था, और दूसरा खावटिक वापस 200 गांव का संगठित होता। दोनों दो खावटिक मिला के एक द्रोणमुख बनते थे। वापस एक खावटिक को इन्होंने 20 संग्रहण में विभाजित कर रखा था, 20 संग्रहण और 20 संग्रहण में विभाजित कर रखा था, और एक संग्रहण में वापस 10 गांव आते थे। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई थी वह संग्रहण कहलाती थी। तो इस प्रकार जो संग्रहण जो था वह गांव का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। संग्रहण का प्रमुख अधिकारी गोप हुआ करता था।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोप किसका अधिकारी हुआ करता था? तो संग्रहण का प्रमुख अधिकारी गोप हुआ करता था। 20 संग्रहण मिला के एक संग्रहण कहलाता था और एक संग्रहण वापस 10 गांव में विभाजित था। तो इस प्रकार की जो सबसे छोटे लेवल पर जो ये इकाई बनती थी। अगले हम पढ़ते थे मैग्निस्क के अनुसार। जो मैग्निस्क की जो इंडिया का लिखी उसके अनुसार जिला का प्रमुख अधिकारी तो एग्रोनोमोही कहलाता। वर्तमान में जो कलेक्टर की जो पोस्ट है उस समय जो मैग्निस्क थी इसके अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमोही इसका प्रमुख पद हुआ करता था। और नगरों का जो प्रशासन जैसे नगर पालिका जो थी वह उसका प्रमुख जो था वह नागरिक या परम मुख्य कहलाता था। यानी मैग्निस देखिए यहाँ पढ़िए मैग्निस के अनुसार जो नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई कहलाता था। नगर के जो अधिकारी थी जो एस्ट्रोनोमोई कहलाता था। एस्ट्रोनोमोई कहलाता था यानी कि नगर का प्रमुख अधिकारी। जैसे कोई भी सिटी है, जैसे वर्तमान में आप जिस स्थान पर रह रहे हो वो प्रमुख या तो शहर में रह रहे हो तो उसका प्रमुख जो नगर का जो प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई कहलाता है। जबकि यहाँ देखेंगे जिला कलेक्टर अगर जिला का प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता है। ये मैग्निस्क के अनुसार है। एग्रोनोमोई आए तो बोलना कि जिला प्रमुख अधिकारी, और अगर आए कि मैग्निस्क का नगर का अधिकारी तो एस्ट्रोनोमोई अधिकारी। पाटलिपुत्र नगर परिषद में 6 समितियां थी तथा प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। अब देखिए मान लो कि अब हम पढ़ रहे हैं कि पाटलिपुत्र एक नगर है तो उसका प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करता था? एस्ट्रोनोमोई। तो उसमें प्रमुख रूप से समितियां होती थी 5 समितियां जिनमें कि प्रमुख 5-5 सदस्य हुआ करते थे। जैसे पहली समिति तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करना तथा कारीगरों तथा कलाकारों का हितों की देखरेख करना इस समिति का कार्य हुआ करता था। अब दूसरी समिति पढ़ते हैं। दूसरी समिति का क्या कार्य था? विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा का प्रबंध करना इस दूसरी समिति का हम कार्य हुआ करता था। देखिए नगर जो हुआ था, नगर का प्रमुख अधिकारी जो था वह एस्ट्रोनोमोई कहलाता था। अब नगर में जो प्रमुख 6 समितियां हुआ करती थी, जैसे वर्तमान में देखते हैं कि जो नगर पालिका हो तो विभिन्न प्रकार की समितियां होती थी, तो अलग अलग समितियों का क्या कार्य हुआ करता था। उसी प्रकार जो नगर में भी प्रमुख समितियां होती थी। तो प्रथम समिति का कार्य है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करना तथा कारीगरों और कलाकारों के हितों की देखरेख करना। दूसरी समिति का कार्य है विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सों का प्रबंधन करना। जबकि तीसरी समिति का कार्य होता था जनगणना का हिसाब रखना। और चौथी समिति का जो कार्य हुआ करता था नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। इसके अलावा यह विक्रय वस्तुओं तथा माप तोल का निरीक्षण भी किया करती थी। यानी कि पूर्ण रूप से जो वर्तमान में जो हमारी जो शासन व्यवस्था है पूर्व की हूबहू जो है मौर्य काल के शासनकाल की अवस्था पर भी आधारित है। पांचवी जो समिति थी उसका उद्योग समिति से संबंधित थी और बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकना तथा मिलावट के अपराध में व्यापारी को दंड देना दिलवाना, ये सभी इस समिति के कार्य हुआ करते थे। और प्रत्येक समिति हमने पढ़ा है कि प्रत्येक समिति में 5 या 6 सदस्य हुआ करते थे जो कि इस प्रकार जो एक अधिकारी के तौर पर कार्य करते थे। और छठी समिति कर समिति थी कि कर लेना, क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना, बिक्री का लगभग मूल्य का 1/10 जो है कर लिया जाता था, 1/10 भाग का कर लिया जाता था। तो ये हमने नगर की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ी जो कि मौर्य शासनकाल में प्रमुख रूप से नगर का ढांचा हुआ करता था। अब हम पढ़ते हैं ग्राम प्रशासन। अगला है ग्राम प्रशासन कि कैसा ग्राम प्रशासन था। ग्राम प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम प्रशासन जो था ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और इसका जो प्रमुख अध्यक्ष कहलाता ग्रामणी कहलाता था। गांव का अध्यक्ष ग्रामणी कहलाता था जो कि वेतनभोगी हुआ करता था लेकिन कर्मचारी नहीं था। इसका निर्वाचन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो ग्राम जो है वह ग्रामवद परिषद हुआ करती थी। गांव में ग्रामवद परिषद हुआ करती थी जिसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्रामीणी का सहयोग करते थे। जैसे कि वर्तमान में जो ग्रामवद जैसे जो वर्तमान में ग्राम सभा है उसी प्रकार जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में ग्रामवद परिषद हुआ करती थी। और इसमें प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्रामीणी का सहयोग करते थे और ग्रामीणी गांव का प्रमुख अध्यक्ष हुआ करता था। राज्य सामान्यतः ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था।
यानी कि जो भी गांव के जो शासन है उसमें कभी भी राज्य या प्रांत कोई भी जो हस्तक्षेप नहीं करता था। हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो गांवों के अंदर पहले न्याय हुआ करता था, कोई भी पटेल वहाँ का न्याय व्यवस्था एक प्रकार से हम कह सकते हैं पुराने भी एक न्याय व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं हुआ करती थी और अपना न्याय वहीं के पटेलों द्वारा न्याय कर लिया जाता था। तो यह एक अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान में हम अनेक झगड़ों में पड़ गए हैं और कोर्ट कचहरी करते हैं। तो वर्तमान में तो इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेस हो गया है, क्योंकि पहले न्याय व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी। ग्रामीण कृषकों से भूमि कर एकत्रित करके तथा राज्य कोषाध्यक्ष में जमा करता था। यानी कि ग्रामीण जो है वह कृषकों से भूमि कर एकत्रित करके राज्य की कोषागार में जमा करता था। जो ग्रामीण होता था कृषकों से भूमि एकत्रित करके राज्य की कारागार में कोषागार में जमा करता था। ग्राम सभा के कार्यालय के कार्य, अब क्या क्या कार्य होते थे ग्राम सभा के? देखिए, घर तथा निवासियों का विवरण सुरक्षित रखना एवं उनसे प्राप्त करों का हिसाब किताब रखना, ये सभी कार्य गोप का कहलाता था। गोप एक प्रमुख कर्मचारी हुआ करता था। गांव का हमने देखा कि जो एक संगठन का प्रमुख अधिकारी गोप हुआ करता था। तो उसके प्रमुख कार्य होते थे कि घरों तथा निवासियों का विवरण सुरक्षित रखना एवं उससे प्राप्त होने वाले करों का हिसाब किताब रखना, ये सभी गोप के कार्य हुआ करते थे। ग्राम शासन के उल्लेख निम्न स्थानों से मिले। देखिए, अब मौर्य काल में जो शासन ग्राम की जो शासन व्यवस्था थी वह उसका उल्लेख कहाँ कहाँ से मिला है? तो सोगोरा जो गोरखपुर में है, सोगरा, वहाँ से इसका प्रमुख उल्लेख मिला है। और महास्थान जो कि बांग्लादेश में बोगरा जिले में स्थित है, वहाँ से इसका एक प्रमाण मिला है कि मौर्य काल में किस प्रकार की ग्राम की शासन व्यवस्था थी। अब हम पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में जो एक तंत्रात्मक शासन में एक तंत्रात्मक यानी एक ही तंत्र का शासन, या अपन कह सकते हैं राजतंत्रात्मक शासन। सम्राट न्याय व्यवस्था का प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था और सभी प्रकार के मामलों का अंतिम अधिकारी भी यही हुआ करता था। यानी अंतिम निर्णय सम्राट का ही होता था न्याय व्यवस्था में। और प्रमुख रूप से दो अदालतें होती थी, एक धर्मनिष्ठ और दूसरी कंटक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो प्रमुख दो अदालतें कौन सी हुआ करती थी, धर्मस्थनी तथा कंटक। धर्मस्थनीय दीवानी जो थे वो मामले आते थे, इसमें 3 न्यायाधीश साथ बैठकर न्याय करते थे। धर्मनिष्ठ में दीवानी मामले आते थे, जबकि कंटक में शोधन यानी कि कंटक शोधन यानी कि फौजदारी मामले इस न्यायालय में आते थे। इसमें भी 3 न्यायालय बैठकर न्याय करते थे। तो प्रमुख 2 अदालत होती है, धर्मनिष्ठ या दीवानी न्यायालय या कंटक शोधन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दंड विधान अत्यंत कठोर हुआ करते थे। देखिए, दंड जो न्याय व्यवस्था कैसी थी, और दंड विधान अत्यधिक कठोर हुआ करते थे। सामान्य अपराध में आर्थिक जुर्माने होते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त मृत्युदंड देना, कोड़े मारना तथा कैद करना, अंग भंग कर देना आदि सजा दी जाती थी मौर्य काल के समय। अब मैग्निथ के अनुसार देखते हैं, मैग्निथिस के अनुसार देखते तो दंड विधा कैसी थी। दंड विधा की कठोरता के कारण सामान्य अपराध नहीं होते थे। लोग कानून व्यवस्था की शरण बहुत कम लेते थे। यानी कि कहने का अर्थ है कि वहाँ इतने रूल और रेगुलेशन इतने कठोर थे कि कोई सामान्य अपराध होते नहीं थे, और कानून व्यवस्था की शरण तो बहुत लेते ही नहीं थे। तो इस प्रकार न्यायालय की नियुक्ति अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होती थी? हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती थी वह धार्मिक प्रलोभनों से द्वारा शुद्ध चरित्र वाले को न्यायाधीश बनाया जाता था। और 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर जो था वह न्यायाधीश का जो निर्वाचन किया जाता था, जैसे धर्म, व्यवहार तथा चरित्र तथा राजशासन। तो जो न्यायाधीश होते थे उनको जो दंड दिया जाता था वो धर्म के आधार पर भी दंड दिया जाता था। इन सभी को ध्यान में रखकर दंड दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि व्यवहार तथा चरित्र तथा राजशासन। हम देखते हैं गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग कौन सा हुआ करता था? गुप्तचर जो विभाग होता था वह एक पृथक अमात्य के अधीन हुआ करता था, जिसमें अमात्य प्रश्न या विभाग जो था वह गुप्त काल का प्रमुख विभाग हुआ करता था। देखिए, गुप्तचर जो विभाग होता था वह तो अलग से विभाग होता ही था, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और अन्य जो गुप्तचर विभाग होता था वह सिर्फ अमात्य के अधीन होता था, जिसे कि अमात्य प्रश्न विभाग कहते थे। चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। गुड पुरुष
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुड पुरुष। और गुप्तचर विभाग दो प्रमुख विभागों में डिवाइड थे। संस्थागत, जो एक तो स्थिर होती थी, स्थिर गुप्तचर होते थे जिनको स्थिर संस्था कहते थे, जबकि संचरा यानी कि भ्रमण वाले गुप्तचर हुआ करते थे। गुप्तचरों के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों के रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षण कहते थे। चतुर महिलाएं भी जो गुप्तचर विभाग का कार्य करती थी। अब हम देखते हैं भूमि व्यवस्था। भूमि राजस्व किस प्रकार था, जो मौर्य काल में भूमि राजस्व व्यवस्था किस प्रकार थी। राज्य की भूमि व्यवस्था करने वाला अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था, जबकि भूमि कर भाग राज्य की भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। यानी कि जो भी राज्य की भूमि से जो आय थी वह सीता कहलाती थी, जिसके कारण इसका प्रमुख अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था। जो राज्य था उसका प्रमुख आय का स्रोत कर था, तथा जो उपज का 1/6 भाग लेना पड़ता था। 1/6 भाग उपज का 1/6 भाग लेते थे कर। भू राजस्व एवं सिंचाई का कुल उपज का 1/2 भाग लिया जाता है, यानी कि आधा जो था वह भाग भू राजस्व एवं सिंचाई का कुल उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। और यहाँ कुछ सिंचाई कर भी लिए जाते थे। कर प्रणाली किस प्रकार की थी। प्रथम बार मौर्य काल में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की कर प्रणाली की। अब सेना का प्रबंधन। सेना थी तो बिल्कुल थी। सेना हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सप्तांग राज्य के प्रमुख सप्तांग अंग थे, उसमें जो प्रमुख कौन कौन थे। तो अब सेना 4 प्रकार के सेना के अंग होते थे, जैसे कि 6 लाख पैदल सेना होती थी, जिसमें 6 लाख पैदल सेना होते थे, और 30,000 जो अश्वारोही होते थे, और 9,000 हाथी पर सेना होती थी, और 8,000 रथ के माध्यम से सेना होती थी। तो इस प्रकार जो सेना होती थी उसके प्रमुख 4 अंग हुआ करते थे। अब देखते हैं मैनिस के अनुसार सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था, तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। अब जो सेना होगी उसका प्रबंध भी तो करना पड़ेगा, तो उसके प्रमुख समितियाँ होती थी। 6 समितियाँ प्रमुख होती थी, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे जो कि इसका मैनेजमेंट करते थे। जैसे प्रथम समिति है तो जो कार्य था उसका जल सेना का कार्य। द्वितीय सेना थी जिसका यातायात या रसद की व्यवस्था उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य होता था। तृतीय समिति का कार्य पैदल सेना का कार्य होता था। और चतुर्थ जो समिति थी उसका अश्व सेना का देखरेख करना, प्रबंध करना, ये प्रमुख कार्य होता था। और पंचम समिति होती थी उसका गज सेना का प्रबंध करना, ये कार्य होता था। और जो छठी जो समिति होती थी अंतिम, उसका रथ सेना में चल रहे हैं का प्रमुख रूप से उसका कार्य करना होता था। अब इसमें एक नौसेना भी होती थी, यानी कि मौर्य काल में नौसेना भी होती थी, जो कि अर्थशास्त्र में इसका प्रमुख अध्यक्ष जो होता था नवाध्यक्ष कहलाता था। और अब हम पढ़ते हैं लोकोकारिता के कार्य, यानी कि जो लोक कल्याण के हितों में जो कार्य किए जाते हैं उनको लोकोकारिता के कार्य कहते हैं। जैसे स्तूप बनाना, संग्रहालय बनाना, राजमार्ग बनाना, घाट बनाना, कुएं बनवाना, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये सारे के सारे लोक कल्याण खेती में किए गए सम्राट के द्वारा विभिन्न कार्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार जो है हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आज आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। दोस्तों मैं भी एक कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, और साथ में ये विभिन्न प्रकार के जो अन्य जो वीडियो देखकर और अनेक किताबों से जो ये विभिन्न प्रकार के नोट्स की तैयारी करवाता हूँ। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको कुछ लगे कि कंटेंट में कुछ चीज़ अवांछित चीज़ या कहीं सही नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम और भी इसको एक प्रामाणिक तौर पर दिखाएं। तो प्लीज़ आज वीडियो देखने के लिए आप सभी का, साथियों का तहे दिल से सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और अगला जो वीडियो है हम आपके लिए लेकर आएंगे कि मौर्य काल के प्रमुख जो राजा थे उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए, और जो भी जैसे कि बिंदुसार हुए, सम्राट अशोक हुए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हमने यहीं पर पढ़ा। देखिए इसके बाद जो मौर्य सम्राट का जो अंतिम देखिए, तो अंतिम जो पुष्यमित्र शुंग के बाद में अग्निमित्र तथा वसुमित्र भी पढ़ेंगे हम। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे जो कि मौर्य काल के उत्तरवर्ती पर्वती जो मौर्य काल के बाद में जो मौर्य काल पर किसका शासन रहा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तो हम जो अगला जो वीडियो है वो तुरंत लाएंगे। तो प्लीज़ आपसे एक बार वापस
रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो भी अन्य साथी हैं आपके कंपटीशन की तैयारी करने वाले, एक नोट्स के माध्यम से आसानी से पढ़ सकें और लंबे समय तक याद रख सकेंगे। इस प्रकार आप नोट्स बना सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।